हूं आपके साथ ममता तिवारी। वक्त हो चला अपना उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन का और सबसे पहले बात करते हैं योगी आदित्यनाथ की। आपको बता दें कि कोरोना की वजह से लंबे वक्त से हो रही है ऑनलाइन पढ़ाई, तो इसको लेकर योगी सरकार का एक बड़ा फैसला सामने आया है। यूपी में 23 नवंबर से खुलेंगे कॉलेज और विश्वविद्यालय। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 23 नवंबर से कॉलेज और को खोलने की अनुमति मिल जाएगी। कक्षाओं में सिर्फ 50% छात्रों को ही अनुमति इस वक्त दी जाएगी। कोरोना की वजह से लंबे वक्त से ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है और इसको लेकर योगी सरकार का ये बड़ा फैसला सामने आया। आपको बता दें कि 23 नवंबर से खुलेंगे कॉलेज और सभी विश्वविद्यालय। 50%, सिर्फ 50% ही कक्षाएं चलेंगी और वहां पर बच्चे भी 50% ही बैठ पाएंगे। इसको लेकर पूरी गाइडलाइंस योगी सरकार की तरफ से जारी की जाएगी। लेकिन बहरहाल ये जानकारी सामने आ पाई है कि कोरोना की वजह लगे लॉकडाउन के बाद से सभी कॉलेज और विश्वविद्यालय बंद कर दिए गए थे, लेकिन अब दोबारा से उनके खोलने की कवायद लगातार जारी है। देश इस वक्त कई फेजों के अनलॉक से गुजर रहा है और अगर बात करें इस वक्त 6.0 अनलॉक का फेज चल रहा है। कोरोना महामारी का कहर दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन लगातार सरकार की तरफ से छूट दी जा रही है। इस बीच ये जानकारी निकल कर सामने आई है कि योगी सरकार अब कॉलेज और विश्वविद्यालयों को खोलने की कवायद शुरू कर दी गई है। एक गाइडलाइन जारी की गई जाएगी किस तरीके से शेड्यूल रहने वाला है, कौन कौन से तरीके से इन कॉलेजों को खोला जाएगा। बहरहाल ये जानकारी सामने आ गई है कि 23 नवंबर की वो तारीख है जब से स्कूल और विश्वविद्यालय कॉलेज पूरी तरीके से खोल दिए जाएंगे। और खबर बुलंदशहर से, एक बड़ी खबर बुलंदशहर से भी सामने आ रही है, जहां पर एक लड़की, आपको बता दें, रेप पीड़िता को जिंदा जलाने का मामला सामने आया है। 24 घंटे में दूसरी रेप पीड़िता ने दम तोड़ दिया है। बुलंदशहर की बड़ी खबर, दिल्ली के एक अस्पताल में इलाज के दौरान पीड़िता की मौत हो गई है। पेट्रोल डालकर पीड़िता को जिंदा जलाया गया है। रेप केस में फैसला न करने पर जलाया गया था। रेप केस में फैसला न करने पर पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने का मामला सामने आया है। पीड़िता परिवार को लगातार धमकियां मिल रही थी और जब उन्होंने नहीं सुनी, केस लड़ते रहे, तो आखिरकार ये तरीका अपनाया उन बदमाशों ने और इस पीड़िता को मौत के घाट उतार दिया गया है। जिंदा जलाने की ये वारदात बुलंदशहर से सामने आई है। एक और बिटिया बदमाशों की भेंट चढ़ी है। आपको बता दें कि बुलंदशहर के जहांगीराबाद कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला है। परविंदर लोधी संवाददाता हमारे इस वक्त बुलंदशहर से सीधी जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। परविंदर, क्या जानकारी मिल रही है, क्या ये पूरा मामला था? देखिए ममता, मैं आपको बता दूं कि ये जहांगीराबाद कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला है, जहां 4 माह पूर्व एक दलित नाबालिग बेटी के साथ में दुष्कर्म की घटना हुई थी, जिसके बाद जो आरोपी था उसको पुलिस ने 15 अगस्त को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेज दिया था। लेकिन उसके बाद से लगातार पीड़ित परिवार पर दबाव बनाया जा रहा था और कल शाम को जो बेटी है इसके ऊपर इसके परिवार वालों को, जो आरोपी है उनकी तरफ से दबाव बनाया गया कि ये फैसला वापस ले लो, नहीं तो आप सबको जान से मार देंगे। जिसके चलते इसने इस तरीके का कदम उठाया। हालांकि जो तहरीर इन्होंने दी है उसमें इस चीज का जिक्र कहा गया है कि जो आरोपियों के द्वारा जलाया गया है। हालांकि पुलिस का जो मानना है, पुलिस के अनुसार ममता तेल डालकर इन्होंने आत्महत्या का प्रयास किया गया है। हालांकि जो बुलंदशहर पुलिस ने आनंद फानन में 7 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। हालांकि 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और 5 लोग फरार हैं। ये जो केस चल रहा था, आप जैसे बता रहे हैं कि 4 माह पहले युवती के साथ दुष्कर्म किया गया था, क्या उसके बाद जो आरोपी थे उन पर कार्रवाई की गई थी? जी बिल्कुल ममता, जो आरोपी था इसमें मुख्य आरोपी, उसको पुलिस ने 15 अगस्त के दिन गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था और उसको छुटाने के लिए लगातार फैसले के लिए इस पर दबाव बनाया जा रहा था और उसी को लेकर ये घटनाक्रम हुई है, जिससे आज पीड़िता ने दम तोड़ दिया है। और उसके बाद में अब पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और जो 5 आरोपी फरार हैं ममता, उसके लिए पुलिस ने 3 टीमें गठित कर दी गई हैं और जो बुलंदशहर के SSP हैं संतोष कुमार सिंह, उनका दावा है कि तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया। एक बार फिर बदमाशों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं, पुलिस उनके सामने पस्त होती नजर आ रही है और तस्वीरें इस बात की गवाह हैं किस तरीके से महिलाओं के साथ उत्तर प्रदेश में अत्याचार हो रहा है।
आगे बढ़ते हैं, बात यूपी की ही करते हैं। यूपी के हैवान जूनियर इंजीनियर को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, 3 जिलों के 50 बच्चों का यौन शोषण करने का आरोप है। इंटरनेट पर बेचता था गंदी तस्वीरें और वीडियो। आरोपी 10 साल से मासूम बच्चों को अपना शिकार बना रहा था। आपको बता दें कि यूपी के हैवान जूनियर इंजीनियर को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। 3 जिलों के 50 बच्चों का यौन शोषण करने का उसके ऊपर आरोप है। दरअसल इंटरनेट पर गंदी तस्वीरें और वीडियो वो बेचता था। आरोपी 10 साल से मासूम बच्चों को अपना शिकार बना रहा था। आखिरकार सीबीआई के हाथ से वो चढ़ चुका है। अब आगे की कार्रवाई पुलिस लगातार करेगी इस पूरे मामले पर। बहरहाल ये देखना है कि किस तरीके से ये जो बदमाश है, जो दरिंदगी की वारदातें हैं, ये बेखौफ होकर कर रही है और पुलिस प्रशासन इनके सामने मूक दर्शक बना हुआ है। ये खबर यूपी से जिस तरीके से सामने आई है कि एक हैवान इंजीनियर सीबीआई की गिरफ्त चढ़ा है, लेकिन इस पर जो संगीन आरोप लगे हैं वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सरकार पर सवाल उठा रही है। आरोपी 10 साल से मासूम बच्चों को अपनी हवस का शिकार बना रहा था। संजय साहू हमारे संवाददाता चित्रकूट से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, आखिर ये जूनियर इंजीनियर है कौन? देखिए ममता, सबसे पहले तो हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि चित्रकूट में 9 वर्षों से तैनात यह राम भवन नाम का जूनियर इंजीनियर है जी, जो सिंचाई निर्माण खंड में चित्रकूट में अपनी सेवाएं दे रहा था। इसके पहले ये हमीरपुर, महोबा और बांदा में भी रह चुका है। जो जानकारी हमें सूत्रों से प्राप्त हो रही है तो उसके अनुसार जो 5 साल से 16 साल के जो नाबालिग बच्चे होते थे उनके साथ ये बलात्कार करता था, रेप की वारदात करता था और उनकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में और पोर्न साइटों पे अपलोड किया करता था। संजय, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 10 साल से ये काम कर रहा है, लेकिन अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? देखिए, इसकी भनक पहले नहीं लग पाई थी किसी को। हालांकि देखिए 3 नवंबर को सीबीआई ने चुपके से इसको गिरफ्तार किया था, अरेस्ट किया था, मैं बता दूं हाल ही में, और इसकी भनक की ज्यादा किसी को नहीं लग पाई थी। लेकिन इसके बाद इसको शायद जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि दिल्ली ले जाया गया है, उसके बाद से उससे पूछताछ की गई है, उसके बाद से इसको फिर आज यहाँ लाया गया है। बताइए, ये भी जा रहा है कि इसके पास से पोर्न साइट की जो वेबसाइटों में अपलोड करने की जो चीजें, इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, वो भी बरामद की गई हैं और साथ ही 8 लाख रुपए कैश और एक लैपटॉप और साथ में मोबाइल भी बरामद किया गया। चलिए, कई अन्य बच्चियों की जिंदगी बर्बाद होने से बच चुकी है। चलिए, तमाम जानकारी देने के लिए संजय बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, बिहार में एनडीए की जीत के साथ ही उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने उपचुनाव में जीत हासिल की है। देवरिया सीट से उपचुनाव में जीत हासिल करने वाले सत्य प्रकाश मणि त्रिपाठी ने विधानसभा की सदस्यता की शपथ ली है और उन्होंने कहा कि ये सब सीएम योगी के प्रयास से ही संभव हो पाया है। विधायक से बातचीत की हमारे संवाददाता अनूप त्रिपाठी ने। उपचुनाव में देवरिया सीट से विजय हासिल करने वाले भाजपा विधायक सत्य प्रकाश मणि त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं और आज उन्होंने अभी कुछ देर पहले ही विधानसभा की सदस्यता उन्होंने ग्रहण की है, शपथ ग्रहण की है। त्रिपाठी जी, क्या प्राथमिकताएं होंगी? समय बहुत कम है आपके पास। विकास कार्य जो चल रहे हैं उसकी समीक्षा करूंगा कि कहाँ उसमें क्या चल रहा है और कैसे जनता का हित हो, डेवलपमेंट कैसे हो हमारे विधानसभा का में विभिन्न क्षेत्रों में, उसको देखूंगा। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने जो योजनाएं चला रखी हैं और प्रधानमंत्री जी ने, तो उसको मैं जमीन के धरातल पर अधिक से अधिक कहाँ तक उतरी हैं और उसको 100% लागू कराने की कोशिश करूंगा। उपचुनाव में लग रहा था कि एक फाइट होगी, लेकिन फाइट नहीं हुई, आपने जीत हासिल की। इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी देना चाहूँगा और भारतीय जनता पार्टी में की सरकारों ने, केंद्र सरकार में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार ने इतना अच्छा काम किया है कि कहीं कोई फाइट नहीं थी। 1 साल का समय है अभी और 2022 का चुनाव फिर सामने होगा। ऐसे में क्या आपको लगता है कि आपके पास लंबी चुनौती है, आपके विधानसभा क्षेत्र में काम कराना होगा, विकास कार्य जितने पेंडिंग हैं उनको पूरा करना है और जनता की अपेक्षाओं को भी पूरा करना है? बिल्कुल, हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी मुख्यमंत्री हैं और बहुत ही संवेदनशील हैं और विकास कार्यों के प्रति और जनता के हितों प्रति संवेदनशील है, निश्चित रूप से पूरा होगा। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत तो आप थे विधायक सत्य प्रकाश मणि त्रिपाठी जी देवरिया से, और उनका कहना है कि भले ही 1 साल का समय बचा है, लेकिन इतने कम समय में ही वो जनता की अपेक्षाओं को पूरा करेंगे और विकास कार्य जितने पेंडिंग हैं क्षेत्र में उन सभी को पूरा भी करेंगे। लखनऊ से कैमरा पर्सन जुबैर अहमद के साथ अनूप त्रिपाठी। पीलीभीत के जिला अस्पताल में मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने के आरोप लग रहे हैं। अस्पताल में मरीजों को एक्सपायरी इंजेक्शन लगाने का मामला सामने आया है, जिसके बाद मरीज के परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया है। जहां एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ प्रदेश की जनता को स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए लगातार प्रयासरत है, तो वहीं कुछ लोग उनके मंसूबों पर पानी फेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, जिसका सबूत जिला अस्पताल में देखने को मिला। एक संविदा स्टाफ कर्मी हूँ जी, जो मॉर्निंग में ड्यूटी स्टाफ पर था, वो जो है संविदा वो का नाम परमानेंट स्टाफ है, और एक्सपायरी डेट के कुछ इंजेक्शन निकाल के यहाँ रख गया है। तो ये कौन कौन से इंजेक्शन और काहे में यूज होते हैं? एक इंजेक्शन है डेक्सा जिसकी क्वांटिटी 3 है जी, और वो इटियोफाइलिन है जिस डेरी फाइलिन जो सांस के लिए है, दोनों इंजेक्शन इसकी जो है 2018 है। अच्छा, ये किस में यूज होते हैं? ये दोनों सांस के लिए होते हैं। सांस के लिए होते हैं, और दोनों एक्सपायरी हैं? दोनों एक की क्वांटिटी 3 है, एक की 5 है। 5 है, यानी एक्सपायरी है ये, कुल मिला के एक्सपायरी है। बात आगरा की करते हैं। आगरा में घने कोहरे की वजह से ताजमहल देखने आए सैलानियों में काफी मायूसी देखने को मिली। घना कोहरे के होने के कारण पर्यटक ताजमहल के साथ फोटो नहीं खिंचा पाए। ताजमहल को देखने के लिए दूर दराज से लोग आगरा पहुंचते हैं, लेकिन यहां पहुंचकर उनके चेहरे पर निराशा नजर आई। कुछ लोग तो कोहरे की वजह से जल्द ही वहां से चले गए। लूता जी, ताजमहल को भी आप देख पाए, ताजमहल कैंपस के अंदर खड़े, ताजमहल दिखाई दिया आप लोगों को? नहीं, फर्स्ट टाइम है। नहीं दिखा। फोटो वगैरह कुछ खिंच पाया ताजमहल के साथ? नहीं। क्या करेंगे? अभी वेट करना पड़ेगा। हाँ, वेट करना पड़ेगा अभी। काफी कोहरा है। आप कहाँ से आए हैं? हम बेंगलुरु से आए थे। वो बेंगलुरु से पहली बार ताजमहल देखने आ रहे हैं? पहली बार आ रहे हैं। आज इस तरीके से जबरदस्त कोहरा है, तो आप कैसे देख पाएंगे? पूरा फॉग है, आज देख नहीं पा रहे। ताजमहल आप आए, फोटो वगैरह खिंचवाई कुछ? अभी तक नहीं खिंचवाना है। ताजमहल का दीदार अभी हुआ कि नहीं? ताजमहल आप देख पाए कि नहीं? अभी नहीं, अभी देख नहीं पा रहे ना। ताजमहल के अंदर बहुत फॉग है। हाँ, अब क्या करेंगे देखने का? 3 घंटे का वेट करेंगे, जो टिकट पर 3 घंटे देखते हैं टाइम देखते हैं। तो वहीं मुजफ्फरनगर के राजकीय इंटर कॉलेज में आज जिलाधिकारी ने मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में जिला प्रशासन के साथ सभी बीएलओ और सुपरवाइजर मौजूद रहे। जिला प्रशासन ने बताया कि मतदान केंद्रों पर पंजीकरण हेतु विशेष अभियान 17 नवंबर से 15 दिसंबर तक चलेगा। जिलाधिकारी सिल्वा कुमारी जी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। 15 दिसंबर तक वोट घटने बढ़ने का काम किया जाएगा। आज रिवीजन वोटर लिस्ट रिवीजन का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का निर्देश के अनुसार आज स्टार्ट हो रहा है। 15 दिसंबर तक इसमें वोट घटने बढ़ने का काम है, और आगे भी 17 जनवरी तक ये काम चलेगा। तो इसमें सभी लोगों से अनुरोध है, अगर आपको नया वोटर है जो 1 जनवरी 2021 में अगर नया वोटर है, वो अपना नाम जोड़ सकते हैं, या कहीं दूसरे जगह से दूसरे गांव में आ गए हैं तो अपना वोट बढ़ा सकते हैं, या आपका कोई चेंजेस है अगर वोटर आईडी कार्ड में, तो वो भी आप दे करके बूथ पे स्पेशल रिवीजन डेज भी दिए हुए हैं, संडेज को पड़ता है। इसमें सभी लोग अपना नाम जो भी जोड़ना है, घटना है, ये काम आप लोग कर सकते हैं। मैडम, जनता को किस जागरूक करा गया इस काम के लिए, वोट बनवाने के लिए कितना जागरूक किया जाएगा? पहले बात तो हम लोग ट्रेनिंग में कंसंट्रेट कर रहे हैं, जिसमें हमारे बीएलओज और सुपरवाइजर्स प्रॉपरली ट्रेंड हो, ताकि हर घर जा कर के और पूरे गांव में बूथ पे एक तो उपलब्ध रहना है, और दूसरा सभी को वोटर जुड़ने का एक्चुअली इलेक्शन कमीशन का मंशा क्या है उसको समझा रहे हैं। सेकंड, वोटर स्तर पे गांव पंचायतों में कई कार्यक्रम हम लोग आयोजन करेंगे, सभी प्लान्ड है। प्लस स्पेशल वोटर रिवीजन डेज है, इलेक्टोरल रोल रिवीजन डेज हैं, जिसमें बीएलओ भी रहेंगे, हम सभी लोग फील्ड में रहेंगे, जिसके क्रम में हम लोग वोटर को। चलिए, खबरों के बीच वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। महापर्व छठ का आगाज इसी महीने होने जा रहा है।
गोरखपुर में छठ पर्व का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। जिले में पूजा के लिए नदी तालाब सज गए हैं। छठ व्रत रोगों से मुक्ति, संतान के सुख और समृद्धि के लिए रखा जाता है। मान्यता है कि सच्चे मन से व्रत रखने से मनोकामना जरूर पूरी होती है। सनातन धर्म में छठ पूजा का अपना एक अलग महत्व है। लोगों को संदेश देना चाहेंगे छठ मैया के बारे में? आप कहा जाता है पूर्वांचल, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, नेपाल का सबसे ऐतिहासिक पर्व किस समय मनाया जाता है? छठ पर्व मनाया जाता है। यह पर्व ऐतिहासिक है और आज धीरे धीरे यह इतना बड़ा रूप ले चुका है, कहीं न कहीं दीपावली पर्व को भी टक्कर देने लगा है। आज ये पूरी दुनिया मनाया जाता है। 4 दिन का यह पर्व चलता है जिसमें सभी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। एक दुनिया की यही एकमात्र ऐसा पर्व है जो डूबते हुए सूरज को अर्घ देकर मनाया जाता है। इसका नाम कैसे पड़ा छठ पर्व? कहा जाता है कि षष्ठी माता की बिहार में एक बार देवताओं और राक्षसों में युद्ध होता है। उस युद्ध में राक्षस हार जाते हैं और देवी माता की तपस्या करने रहते हैं, हे माता जी मुझे ऐसा कुछ वरदान दीजिए ताकि हमारे साथ इस युद्ध में हम विजय पा लें। वो खुश होती है और वरदान देती हैं। उनके वरदान से देवताओं के जो पुत्र होते हैं उनका नाम अदिति रहता है। वो युद्ध करते हैं, राक्षसों को पराजित कर देते हैं। इस विजय के उपलक्ष्य में जो पर्व मनाया जाता था उसी के बाद में नाम पड़ गया छठ पर्व। आज पूर्वांचल तो वहीं मुरादाबाद में अधिवक्ताओं ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर चौकी इंचार्ज के खिलाफ प्रदर्शन किया। पूरा मामला थाना मझौला इलाके का है, जहां पर मौजूद चौकी मंडी समिति का है, जहां मंडी समिति चौकी इंचार्ज पर मारपीट करने का आरोप लगाकर अधिवक्ताओं ने एसएसपी ऑफिस पर प्रदर्शन किया। चौकी इंचार्ज पर आरोप है कि उन्होंने अधिवक्ता विकास से अभद्रता के साथ साथ थप्पड़ और गालियां दी है। मौके पर पहुंचे एसपी देहात विद्यासागर मिश्रा ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच कर कार्रवाई करने की बात कही है। मेरे एक अधिवक्ता के खिलाफ मोहित काजला जी को मंडी समिति दरोगा चौकी इंचार्ज हैं, उन्होंने 2 थप्पड़ मार के बंद कर दिया। ये पुलिस का रवैया ठीक नहीं है। मुझे नहीं लगता इस रवैये से कोई कार्रवाई होगी। मेरा अधिवक्ता सशक्त है और वो हर चीज़ को जानता है। हम कागज के कार्रवाई करते हैं। एसएसपी साहब ने कहा है, एसएसपी साहब नहीं थे, उनकी जगह कौन और था मैं नहीं जानता, सीओ साहब आर्य साहब थे, उन्होंने कहा है कि मैंने उन्हें सस्पेंड कर दिया और कार्रवाई होगी। ऐसे कार्य नहीं चलेगा। मैं फिर कह रहा हूँ वकीलों पे, हम लोगों पे ऐसा कोई कृत्य मत करिए जिससे हम लोगों को आक्रोशित होना पड़े। आप कोई भी बात है तो बाहर में आइए, हम सब लोगों को बताइए, हम अपने अधिवक्ता से बुला के बात करेंगे। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि आप बुला के मार दें। किसी भी स्टाइल में, किसी भी ढंग से कोई भी बदमाशी कहीं नहीं चलने दी जाएगी किसी भी आदमी की, चाहे कोई क्यों ना हो। जबरन कुछ नहीं। अगर वो कह रहा है मैं अधिवक्ता हूँ तो बाहर में आप दीजिए, पीट देगा। सम्मान से बात करने का अधिकार है। कोई दुर्व्यवहार बर्दाश्त किसी है, वो सस्पेंड हो गए। उन्होंने एसएसपी कौन है वो एसपी आर्या ने बताया, उसे उन्हें सस्पेंड कर दिया, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। पुलिस कार्यालय में कुछ सम्मानित अधिवक्ता साथी आए थे, जैसा कि आप बता रहे हैं कि उनके द्वारा एक चौकी इंचार्ज के विरुद्ध आरोप लगाए गए हैं। प्रथम दृष्टया उनके द्वारा लगाए गए आरोप को सत्य मानते हुए पुलिस चौकी की जो इंचार्ज है उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की जा रही है। शेष जो जांच है वो जांच से बाद क्लियर हो पाएगा। ये मझौला थाना है। मझौला थाने के सब इंस्पेक्टर हैं मोहित काजला। उनको अभी क्या कार्रवाई उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं औरैया में यातायात की समस्या को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने शहर का भ्रमण करके लोगों को बेवजह सड़कों पर गाड़ी खड़े न करने की अपील की। यातायात प्रभारी दुकानदार के साथ साथ जनता से अपील की गई कि वह यातायात को सुचारू करने में पुलिस का साथ दे। नवंबर का महीना यातायात माह के लिए जाना जाता है, जिसके तहत औरैया में लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जा रहा है।
उत्तर प्रदेश में आए दिन सड़क हादसों में मरने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। लोग इस समय जिस तरीके से हालात हो चुके हैं, काल के गल में समा रहे हैं। इसी के चलते बस्ती जिले में यातायात महीने के दौरान पुलिस ने लोगों को यातायात नियमों के बारे में जागरूक किया। जनता से अपील की गई कि वो यातायात नियमों का पालन करे ताकि सड़क हादसों पर रोक लगाई जा सके और वो सकुशल अपनी यात्रा पूरी कर सके। यातायात माह चल रहा है और यातायात में आम है। अभी बीच में दीपावली का त्यौहार था, इसकी वजह से कुछ पुलिस की भी व्यवस्थाएं थी और लोग भी इसमें ज़्यादा संख्या में आए थे। तो आज से पुनः दोबारा यातायात माह को पूरी उससे चलाया जा रहा है और इसके दौरान आज कार्यक्रम में ये किया गया था जिसमें जो लोग हेलमेट और सीट बेल्ट लगाए हुए थे और जिन्होंने मास्क लगाया हुआ था उन सबको एनसीसी के कैडेट्स के द्वारा ये सिविल लाइन चौराहे पे इनको गुलाब देके और सम्मानित किया गया था। और जो लोग हेलमेट नहीं लगाए हुए थे, जिन्होंने सीट बेल्ट का प्रयोग नहीं किया था और जिन्होंने मास्क नहीं लगाया था, उन सब लोगों को ये बताया गया कि आप लोग ये इनका पालन करें यातायात नियमों का, जिससे कि जो मार्ग में जो दुर्घटनाएं होती है वाहन चलाते समय, वो दुर्घटनाएं में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कमी लाई जा सके। और लोगों को मोटिवेट भी किया गया है कि ये क्यों लगाना चाहिए और इसके लगाने के क्या फ़ायदे हैं। तो एनफोर्समेंट के साथ में लोगों को मोटिवेट भी किया गया है, उनको मोटिवेशन भी दिया गया है और एनसीसी के जो कैडेट्स हैं उनके माध्यम से इस कार्यक्रम को कराया गया जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को और ज़्यादा। तो वहीं प्रयागराज जिले में बाहुबली माफिया अतीक के रिश्तेदार इमरान के घर पर पुलिस और प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की है। प्रशासनिक अधिकारी के मुताबिक बिना नक्शा पास कराए अवैध घर पर आधा दर्जन जेसीबी और पोगलेंट की मदद से कार्रवाई की गई। अतीक के तर्ज पर ही इमरान पर लगभग 1.5 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। शुक्ला जी, आज जो कार्रवाई हो रही है किस तरह की कार्रवाई हो रही है? ये स्टेट गवर्नमेंट का पॉलिसी डिसीजन है, पूरे स्टेट में माफियाओं एसटीसीटों और अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई नियमानुसार की जाए। इसके क्रम में आज प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है। इमरान जई का अवैध निर्माण है, ये फरार अपराधी है, एब्सकॉन्डिंग है, थाना फैजाबाद के हिस्ट्री शीटर है। इनके द्वारा प्लॉट एरिया लगभग 2.5 वर्गज में अवैध निर्माण कराया गया था। नीचे दुकानें हैं, ऊपर रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन है और इसी क्रम में इसको पूरा डिमोलिश कराने अतीक है कि सक्रिय सरस। या आगे भी कार्रवाई जारी रही? तो ये बागपत की बड़ौद थाना क्षेत्र में 2 मजदूरों के साथ दबंगों ने मारपीट की है। पूरा मामला पैसों को लेकर हुआ। मजदूरों ने दबंगों से जब मजदूरी के पैसे मांगे तो दबंगों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। घायल अवस्था में परिजनों ने उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया। घायलों की शिकायत पर बड़ौद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आपका इंतजार है इंतजार क्या हुआ तुम्हारे साथ, बताओ जी? मेरे चाचा को दाब रखा था, मैं अपने चाचा की जान बचाने के लिए वहाँ गया। मैंने अपने चाचा को पकड़ा तो मतलब छुटाने के उसमें मेरे पास भी धाराधार हथियार चला दिया एकदम। किस बात को लेकर आपका झगड़ा हुआ? मेरे चाचा जी के मजदूरी के पैसे दे, काफी दिन होता है, रोज कुछ आमद करे थे और मजदूरी मांगनी चाहिए। मजदूरी मांगने के उसमें एकदम धाराधार हथियार चला दिए। इकबाल ने फोन कर दिया, आज इसे पिता के ये मजदूरी के पैसे मांग रहा। कितने लोग आप घायल हैं? और हम 2 घायल है जी और बाकी मामूली घायल है जी। अच्छा, थोड़ी बहुत चोट है। पुलिस से शिकायत कर दी? हाँ जी, पुलिस से शिकायत कर दी, पुलिस कार्रवाई में जुट गई। ठीक, क्या नाम है आपका? बाबू। बाबू, क्या हुआ पूरा मामला बताओ? मेरी मजदूरी के पैसे थे जी, उन्हें लेने गए। अच्छा, तो मेरे पे हमला कर दिया 5-10 जनों ने। धारदार हथियार से मुझे सर को पट्टा, मेरा सर पर लट मारे। तो मेरा भतीजा बीच में बैठेगा मुझे बचाने के लिए, उसका भी लट मारे, उसका भी सर फाड़ दिया। फिर बाद में फाइटिंग करी, जब मैं जान बचा के भागने लगा। अच्छा, कौन लोग थे और कौन लोग थे जो मारपीट करने वाले? इकबाल था जी, एक मोहसिन था, कितने ही थे, जिनका भतीजे कितने ही थे। तो वही प्रतापगढ़ के वीरशाह भोजपुर गांव में खेल में एक दोस्त ने दूसरे युवक को गोली मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसकी गंभीर हालत को देखते हुए प्रयागराज अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। वहीं पुलिस घायल के दोस्त को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ कर रही है।
मतलब एक छोटा बच्चा है, 3 लोग जो एक लोग साथ में थे सर, वो 3 लेके मारे सर उसे, उन्हें वो दूर से 50 मीटर दूर सर, वहीं से फायरिंग करते हुए जान रहे थे, खाली है सर, चल गया सर, लग गया थोड़ी देर बाद एक पर हम नहीं जान पाए, थोड़ी देर बाद एक पर। तो मतलब तीर का जवाबी फायरिंग कर रहे थे। फायरिंग किसने की थी? फायरिंग किसने की थी? फायरिंग सर वहीं पे खड़े थे, उसके बाद भाग गए। किसने को क्या नाम था? पता नहीं, पहचान। तीर कौन चला रहा था? तीर सर हमारे साथ यही लोग सब तीर से मजाक है, सब खेल रहे थे सर, तीर धनुष सब सीजन है, सब खेल रहे थे सर, तो उनके वो सारे जाने खाली है सर, चला दिए सर। बंदूक कौन दी थी? पिस्टल। पिस्टल थी। अवैध थी कि लाइसेंस थी? चलिए, अपना उत्तर प्रदेश के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।